हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम टू वन more एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, इससे पसंद ना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आपका राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है, उसे सेलेक्ट करके आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो इससे आपको मेरा सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा और आपको मेरे आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। अ, तो आज एशेज का तीसरा टेस्ट खत्म हुआ और जैसे मैंने कल कहा था, इंग्लैंड के पास बिग चांस है और उस चांस को उन्होंने जाने नहीं दिया। गेम टाइट हुआ, ऐसा नहीं कि वन साइडेड जीत गया इंग्लैंड, लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन और थोड़े कम मारे हैं इस पिच पे। ये पिच नॉर्मली 280 300 की विकेट होती है लास्ट चेजिंग में हेडिंगली। और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा लक खराब था कि कल जब उन्होंने बैटिंग की, वो बारिश के बाद बैटिंग करने आए, जहाँ दो सेशंस ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गए थे। उसकी वजह से पिच में अच्छा मॉइस्चर था, पिच अंडर कवर्स थी, मॉइस्चर हुआ। एयर ने स्विंग और सीम दोनों को सपोर्ट किया और उसमें इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वैसे कंडीशंस में बैटिंग की, और आज जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो पहले पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद तो सनशाइन हो रहा था, पिच फ्लैट होते जा रही थी। पिच में कल जैसा मूवमेंट नहीं बचा था। बट इंग्लैंड जब आज सुबह खेलने आया तो मैंने कल कहा था कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का जो पहला स्पेल है वो क्रूशल होगा। लेकिन पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड को इजी इजी रन नहीं दिए, लेकिन वहीं बेन डकेट और जैक क्रॉली की तारीफ करना होगी। उन्होंने न्यू बॉल के सामने डट के खेला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा चांस नहीं दे, थोड़ा बहुत हेल्प थी मॉर्निंग सेशन में ऑस्ट्रेलिया के पहले 30-45 मिनट्स में, लेकिन जैक क्रॉली और बेन डकेट ने उसे अच्छा संभाला। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अच्छे से ये मैच जीत जाएगा, अब लंबी पार्टनरशिप होगी। लेकिन वहीं मिचेल स्टार्क ने बेन डकेट को आउट किया। इससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को चेंज किया। वो बॉल चेंज होते ही मिचेल स्टार्क को स्विंग मिलना शुरू हुई। उन्होंने बेन डकेट को प्लम एलबीडब्ल्यू कर दिया। उन्होंने रिव्यू के लिए गए, लेकिन क्यों गए मुझे समझ में नहीं आया, वो तो वेस्ट ऑफ द रिव्यू था। बेन डकेट को आउट करने के बाद तीसरे नंबर पर मोइन अली को भेजा गया। अब मैं हमेशा सोचते हम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 की पोजीशन बहुत क्रूशियल है। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो जो सक्सेसफुल नंबर 3 रहे हैं, अगर वो अच्छी गेम रहती है उनके लिए, तो उनकी टीम हमेशा मोस्टली ऑन विनिंग साइड होती है। जैसे आप देख लिया, राहुल द्रविड़ है, रिकी पॉन्टिंग है, जैक कैलिस ने नंबर 3 पे काफ़ी काफ़ी टाइम बैटिंग किया था साउथ अफ्रीका के लिए। जब ये बैट्समैन खेलते थे तो एक बड़ा स्कोर मारते, तो नंबर 3 एक स्पेशलाइज पोजीशन है। इंग्लैंड ये नंबर 3 के साथ खेल रहा है। पहले ओली पोप आए, बट ओली पोप के जाने के बाद वो इंजर्ड हो गए, एशेज से बाहर हो गए। तो जो रूट इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन नंबर 3 के लिए, लेकिन वो उस नंबर 3 के लिए पहली इनिंग में उन्होंने हैरी ब्रुक को भेज दिया, जो जो कंफ्यूज लगे पहली इनिंग में कि मैं बेसबॉल खेलूं या एज पर सिचुएशन खेलूं या एज नंबर 3 मुझे खेलना चाहिए। उसमें वो कुछ कर ना पाए। और आज मोइन अली को भेज दिया उन्होंने, एक सेक्रीफाइस कर दिया उनकी विकेट। लेकिन मोइन अली भी वैसे ही लगे कि वो समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वो अपनी विकेट संभाले, रन्स मारे, क्योंकि वो पोजीशन एक स्पेशलाइज पोजीशन है। आप किसी को भी नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए नहीं भेज सकते, वो भी सेमी न्यू बॉल या न्यू बॉल के सामने। और मोइन अली का वही हुआ। मिचेल स्टार्क ने एक बेहतरीन बॉल डाली, बॉल थोड़ा से अंदर आया, लेकिन मोइन अली लेट हो गए उसे खेलने के लिए। फास्ट बॉल थी, 88 माइल्स पर आवर की स्पीड थी उसकी, और उस मोइन अली का ऑफ स्टंप ले गया। अच्छी गेंदबाजी की वो स्पेल में मिचेल स्टार्क ने, और ऑस्ट्रेलिया को गेम में ले आए। वो 2 विकेट के बाद जो रूट आया, जो रूट बहुत अच्छे फॉर्म में देख रहे थे। उन्होंने 2-3 कवर ड्राइव मारे हैं, आउट ऑफ लाइक ब्रेथ टेकिंग थे वो उनका कवर ड्राइव बहुत, विराट कोहली और उनका कवर ड्राइव देखने देखने लायक है। वो बेहतरीन 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 शॉट्स खेल रहे थे ऑल ओवर द विकेट, और ऐसा लग रहा था कि वो अगेन जो रूट एक सेट हो गए हैं। और अचानक से उन्होंने एक पुल शॉट खेला पैट कमिंस पे, बॉल उनके ग्लव पे लगा और एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ लिया। पैट कमिंस ने जो रूट को हमेशा परेशान किया है, अब उन्होंने पैट कमिंस ने जो रूट को 11 बार आउट किया है। और वैसे तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को 17 बार आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन पैट कमिंस जो रूट पे थोड़ा हावी होते दिख रहे हैं, स्पेशली अभी 2 टेस्ट मैच और है। तो जो रूट को उससे निकलना होगा, क्योंकि पैट कमिंस को कंटिन्यूसली अभी लास्ट उनके 3 डिसमिसल हुए हैं और तीनों पैट कमिंस ने ही आउट किया है उन्हें।
जो रूट के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स और ब्रुक की अच्छी साझेदारी हुई। बेन स्टोक्स संभाल के खेल रहे थे, और मैं एक बात कह दूं, इंग्लैंड ने ज़रा भी बेसबॉल नहीं खेला सेकेंड इनिंग्स में। वो समझ गए थे कि अगर बेसबॉल खेलने के चक्कर में उनकी 2-3 विकेट और हो गई तो गेम तमाम हो जाएगा। हैरी ब्रुक, कहना होगा, बेहतरीन इनिंग्स खेला उन्होंने। टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उन्हें कहा गया है एक स्टाइल में खेलने के लिए, और वो एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन वो खुद से और फास्ट खेलने की देखते हैं और उसमें आउट हो जाते हैं। उनके लास्ट टेस्ट मैच में जो डिसमिसल्स थे वो T20 शॉट्स पे आउट हुए थे, लेकिन आज सेकेंड इनिंग, इनफैक्ट पहली इनिंग में भी वो फेल हो गए न्यू बॉल के सामने। नंबर 3 पे भेजा गया उनको, वो नंबर 3 के प्लेयर नहीं है, नंबर 5 उनके लिए परफेक्ट जगह है। उन्होंने आज सिचुएशन के हिसाब से खेला, और मैं ये कह दूं कि वो 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 स्पिन के सामने उनका फुटवर्क मुझे अच्छा लगा आज। टॉड मर्फी को उन्होंने सेटल होने ही नहीं दिया। वो फ्रंट फुट बैक फुट दोनों पे कंफर्टेबल दिखे टॉड मर्फी के सामने। और आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को मिस किया। नेथन लायन खेल नहीं पाए, आउट ऑफ एशेज से इंजर्ड हो गए, उनकी जगह पे टॉड मर्फी आए, लेकिन मर्फी वो परचेज नहीं ले पाए जो एक 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 एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर ये पिच पे ला सकता था। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर नेथन लायन होता आज तो कहानी कुछ और होती, बट लेट्स नॉट गो इनटू इट। जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों चर्चा करें। टॉड मर्फी को सेट नहीं होने दिया हैरी ब्रुक ने। बैक फुट फ्रंट फुट पे उन पे रन्स मारते रहे, और बेन स्टोक्स भी ठीक ही लग रहे थे, लेकिन लंच के बाद मिचेल स्टार्क फिर से उन्होंने बॉल लेके आए और फिर से उन्होंने मैच चेंज किया। बेन स्टोक अनलकी थे मैं कहूँगा, फ्लिक करने गए और एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे। वैसे ही बॉल पे प्रीवियस ओवर में उन्होंने फ्लिक किया था और 3 रन मिले थे उन्हें, बट थोड़े अनलकी थे। क्रिकेट में ऐसा होते रहता है। और उसके बाद जॉनी बेस्टो आया। जॉनी बेस्टो मुझे अगेन 2 माइंड्स में लगते हैं। वो एज पर सिचुएशन खेले, या वो जो इंग्लैंड का अप्रोच है एग्रेसिव, अल्ट्रा एग्रेसिव बैस बॉल, वो ऐसा खेले। और जो शॉट पे आउट हुए वो आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प था काफ़ी, और विदाउट एनी फिट मूवमेंट वो उसे खेल गए और बॉल को मिचेल स्टार्क की गेंद को स्टंप पे ड्रैग कर दिया। जॉनी बेस्टो एक इंग्लैंड के पास एक अच्छा विकेट कीपर है, बेन फोक्स। अब जॉनी बेस्टो को इसलिए खिलाया जाता है कि वो क्विक फायर 100 कर दे कोई इनिंग्स में। अब उसी इंतज़ार में इंग्लैंड इज़ वेस्टिंग बेन फोक्स। बेन फोक्स बहुत अच्छे विकेट कीपर है और बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जॉनी बेस्टो को इस टीम में एडजस्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा बैटिंग का क्वेश्चन जो लेके आते हैं उसको 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 लाने के लिए टीम में दे आर सेक्रीफाइसिंग बेन फोक्स, जो गलत है। बेन फोक्स एक बढ़िया विकेट कीपर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उन्हें ये टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए। जॉनी बेस्टो के आने के बाद 6 विकेट हो गई और गेम ओपन हो गया। लेकिन वहीं मैंने पहले ही अपने जब वोक्स का सिलेक्शन हुआ था, क्रिस वोक्स का सिलेक्शन हुआ था इस टेस्ट मैच में, मैंने कहा था कि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था वो इंडिया के सामने 2018 में उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी है नीचे आके 8 नंबर पे, तो वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया जब क्रिस वोक्स को डाल रहे थे, वो कंटिन्यूस शॉर्ट बॉल डाल रहे, और उसमें क्रिस वोक्स स्टार्ट में अनकंफर्टेबल देखे, लेकिन फिर बाद में वो पिच में इतना बाउंस और इतना कैरी नहीं था कि वो शॉर्ट बॉल कंटिन्यूस उन्हें परेशान करता। उन्होंने 2-3 ग्लांस शॉट अच्छे खेले जहां बाउंड्री चली गई, और डटे रहे। जहां भी बॉल थोड़ा आउटसाइड या ऑफ स्टंप होता था शॉर्ट बॉल, तो वो हट के उसे कट कर देते थे। गली में से उनके 2-3 बॉल गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया शॉर्ट बॉल डाल के प्लेयर्स को पीछे रखा था। अब मैंने 3 शॉट्स देखे हैं क्रिस वोक्स के जो गली में से गए, जो कैचेबल हाइट पे थे, लेकिन वो गली ही नहीं थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने चांसेस बहुत मिस किए, थोड़ा डिफेंसिव हो गए उस पॉइंट पे जहां उन्हें अटैक और करना था। और लीड क्रिस और हैरी ब्रुक, उन्होंने अपना एक अलग अप्रोच दिखाया, सिंगल डबल्स करते रहे। क्रिस वोक्स को जब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ शॉर्ट बॉल पे आउट करने की ट्राई की, तब क्रिस वोक्स समझ गए कि ये बॉल ऊपर पिच नहीं होने वाला है, और उसमें उन्हें और कॉन्फिडेंस मिला। वो शॉर्ट बॉल को कट शॉट, पुल शॉट खेलते गए, और लीड जहाँ ये जब 2 आए थे तब इंग्लैंड को 80 रन चाहिए थे, और इन्होंने लीड कम करके 21 रन पे लेके आ गए। सिर्फ 21 रन जब चाहिए थे विन के लिए,
तब हैरी ब्रुक को सडनली T20 का शॉट याद आ गया। एक शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो वो आराम से कट कर सकते थे या उसे छोड़ सकते थे, उन्होंने सडनली उसे उसे एक फ्लैट पुल की कोशिश की, जो एक T20 का शॉट है, और टॉप एज दे बैठे और पैट कमिंस ने कैच पकड़ा। उसमें पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की ऑलमोस्ट एक क्लैश हो जाता, लेकिन बच गया। उसमें उसमें इंजरी होने का डर रहता है। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद गेम फिर से ओपन हो गया था, 7 विकेट्स हो गए थे, लेकिन मार्क वुड, अगेन मैंने कहा था ये अच्छा सिलेक्शन है, नॉट ओनली विद द बॉल, ये थोड़ा बैटिंग भी कर लेते हैं, और मार्क वुड ने एक अच्छा 6 भी मारा। क्रिस वोक्स दूसरे एंड से, अगेन ऑस्ट्रेलिया ने उस पॉइंट पे भी अगर वो थोड़ा क्रिस वोक्स को और थोड़ा ऊपर पिच करते, या उस वक्त टॉड मर्फी को थोड़ा और फ्लाइट करने कहते, फील्ड को थोड़ा इन एंड आउट रखते, तो चांस बन सकता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेजॉरिटी ऑफ द फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे ही थे, और वहाँ वहाँ इंग्लैंड को मौका मिल गया। और आप जब फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे रखते हो तो आप थोड़ी डिले कर सकते हो सामने वाले को विन के लिए, लेकिन एंड में आप हारोगे। वहाँ ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स को ऊपर लाना था, शॉर्ट लेग लगानी थी, टॉड मर्फी से थोड़े और ओवर कराने थे, मिचेल स्टार्क को बोलते आप ऊपर डालो। एंड में उन्होंने ऊपर डालने की भी कोशिश की, लेकिन तब गेम क्रिस वोक्स लेके चले गए थे, वो सेट हो गए थे। उन्होंने 32 रन मारे, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की सेकेंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने स्मिथ को आउट किया, लबुशेन को आउट किया। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने डेंजरस मिचेल मार्श को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया। तो ये बहुत अच्छा सिलेक्शन था उनका, और मुझे नहीं लगता है कि अब जेम्स एंडरसन टीम में आएंगे। आई थिंक वी हैव सीन द लास्ट ऑफ जेम्स एंडरसन। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड उन्हें अभी एक और टेस्ट मैच खिलाएंगा इस एशेज में। क्रिस वोक्स, ऑली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड और मार्क वुड, ये चार बहुत बेहतरीन बॉलर्स है। अगर ऑली रॉबिन्सन नेक्स्ट टेस्ट मैच में फिट नहीं हुए तो उनके पास एक और बॉलर है टोंग करके, वो आ सकते हैं। मैं नहीं देखता जेम्स एंडरसन अभी ये एशेज में एक और टेस्ट मैच खेलेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है एशेज सीरीज़ के बाद वो अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देंगे। तो ये थी एशेज की बात। और कुछ हमारे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए तो वो बीच में हो गया था कि वो स्केड्यूल, उन्होंने कहा था कि चेन्नई बेंगलोर की मैच हमें 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 अफगानिस्तान को हम बेंगलोर में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हम चेन्नई में खेलेंगे। रिक्वेस्ट भेजी थी कि चेंज करने के लिए वेन्यू, जो एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर बाद में कहा अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हम अहमदाबाद में भी खेलेंगे। अब सडनली वहाँ की PCB जो उनके नए चेयरमैन आए हैं, ज़का अशरफ, इनफैक्ट चेयरमैन नहीं है, वो एक मैनेजिंग कमेटी के हेड है। चेयरमैन के लिए तो वहाँ कोर्ट में मामले चले गए हैं, लिटिगेशंस फाइल हुई है। अभी एक मैनेजिंग कमेटी देख रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स, और उन्होंने उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इनफैक्ट PCB के साथ मिल के काम करने के बजाय गवर्नमेंट ने एक और कमेटी फॉर्म कर ली है। अब कहा है कि वो कमेटी देखेगी, वो डिसाइड करेंगी, उसके रिकमेंडेशन पे हम सोचेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है गवर्नमेंट। वो ये दिखाना चाहती है कि सिंस इंडिया एशिया कप के लिए यहाँ नहीं आ रहा है तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये एपिसोड आप ध्यान से देखिए, ये एपिसोड नंबर है 94, और इसमें मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप के 15-20 दिन पहले ये कह देंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया खेलने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करती है। ये गारंटी से यही मैसेज आएगा। अभी ये कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, हम सोच रहे हैं, हम सिक्योरिटी डेलीगेशंस भेजेंगे इंडिया को, ये कमेटी डिसाइड करेंगी, ये रेकमेंड करेंगी गवर्नमेंट को, और हो सकता है हम वर्ल्ड कप नहीं खेलें। ये सब बातें पहले भी हो चुकी है। ये बस एक ईगो को सेटिस्फाई करने की बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी स्टैंड ऐसा लेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेले, क्योंकि अगर वो नहीं खेलती है तो हो सकता है कि ICC इनकी फंडिंग रोक दे और इन पे फाइन्स लगाए, जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है। वहाँ से तो पाकिस्तान तो एक सर्कस है, वहाँ से रोज़ नई नई खबरें आती रहती है। और एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आज फाइनल था, श्रीलंका नेदरलैंड्स का, और श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को आराम से हरा दिया। दो इस रिजल्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो श्रीलंका और नेदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 233 रन मारे। थोड़ा स्ट्रगल था उनके लिए, एक पॉइंट पे 30 पे 3 थे,
बट स्लोली एंड स्टेडली उन्होंने 233 मारे, जो जब मैंने वो स्कोर देखा मुझे लगा वो बहुत इनफ है, क्योंकि छोटी टीम है जैसे नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, जो स्पेशली इनके इनके मिस्ट्री स्पिनर्स है थिक्शाना, हसरंगा, इनके सामने वो नहीं चल पाते हैं। और आज उनके एक दूसरे स्पिनर मधुशंका उन्होंने कुछ 3-4 विकेट ले लिए। तो वन साइडेड अफेयर था, मोर देन 100 रन से जीत गए श्रीलंका, अनबीटेबल रहे क्वालिफायर्स में, लेकिन श्रीलंका और नेदरलैंड्स दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब एशेज का तो नेक्स्ट मैच है 19 को, उससे पहले इंडिया का और वेस्ट इंडीज़ का मैच चालू हो रहा है 12 को, और मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया की प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच क्या होना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर आप मेरे कमेंट्स में मेंशन करें कि आपके हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच डोमिनिका में जो 12 को होने वाला है, उसके लिए इंडिया की पहली प्लेइंग 11 कौन कौन सी रहेगी। सो प्लीज़ वो कमेंट्स में मेंशन करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर आपसे जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेरी तरफ से गुड बाय।